यस। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बात की थी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जिसमें मैंने आपको बोला था कि देश की जीडीपी में कौन सी एक्टिविटी जाएंगी, सिर्फ इकोनॉमिक, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का देश की जीडीपी में कोई, आप कह सकते हैं उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है सर, ये सुनो। ओके। दूसरी बात हमने की थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सर जो है तीन पार्ट में क्लासीफाई होती है। कितने पार्ट में क्लासीफाई होती है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी सर तीन पार्ट में क्लासीफाई होती है, जिसको हम एक को तो कहते हैं बिजनेस, दूसरे को कहते हैं प्रोफेशन, और तीसरे को कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, यही चार्ट था। यस। बिजनेस के अंदर सर क्या है, सबसे पहले हम रॉ मेटेरियल खरीदते हैं सर। क्या खरीदते हैं हम? रॉ मेटेरियल को परचेस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? फिर हम प्रोडक्शन करेंगे, और फिर हम करेंगे सेल। परचेस करेंगे रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन स्टेज में होगा डब्ल्यूआईपी, और सेल क्या होगा? फिनिश गुड। सेल क्या होगा? फिनिश गुड। ये सब काम करने के लिए पैसा लगेगा, एडवर्टाइजमेंट लगेगा, और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इसको कहते हैं बिजनेस। क्या कहते हैं? और ये सब काम किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। किसके लिए? प्रॉफिट। ओके। दूसरी बात में मैंने आपको बताया था प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर याद रखना, हमेशा जो सर्विसेज हैं वो एक्सपर्ट नेचर की तो हैं। प्रोफेशन के अंदर सर्विसेज एक्सपर्ट नेचर की तो हैं, पर वो एक फील्ड में ही होंगी, सिर्फ एक फील्ड में होंगी। और दूसरी बात मैंने आपको बोला था, प्रोफेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? सर्विसेज। बिजनेस में तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होंगे, बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होंगे, पर प्रोफेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? सर्विस। सिर्फ क्या होगी? सर्विस। वो भी कौन सा नेचर के? एक्सपर्ट नेचर की सर्विसेज। ठीक है। और लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर सर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करता है? काम करता है, और बदले में उसको क्या मिलती है? रेम्यूनरेशन या सैलरी। डिफरेंस बिटवीन रेम्यूनरेशन एंड सैलरी, सैलरी प्लस बेनिफिट्स इज इक्वल टू रेम्यूनरेशन। सैलरी प्लस बेनिफिट्स इज इक्वल टू, सर बेनिफिट्स कौन से? आने जाने का खर्चा, ट्रेवलिंग अलाउंस, कार विथ ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हाँ, फॉरेन टूर, वेरी गुड, हाँ, ठीक है। सो ये जो सारे खर्चे, अदर बेनिफिट्स, ये सारे किस में आएंगे? रेम्यूनरेशन। किस में आएंगे? रेम्यूनरेशन। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं, और इसी के अंदर हम लोग डिफरेंस पढ़ने वाले हैं सर। क्या पढ़ने वाले हैं? आज की जो क्लास है वो इफेक्टिवली यहीं से स्टार्ट हो रही है, अभी तक हमने सिर्फ रिवीजन किया है, राइट? तो अब हम कर रहे हैं सर डिफरेंस। और हमेशा याद रखना, 11th क्लास के अंदर आपको कभी भी अगर डिफरेंस पूछे, क्या पूछे? डिफरेंस, तो हमेशा डिफरेंस की बनती है टेबल। क्या बनती है सर? डिफरेंस की टेबल बनती है। सबसे पहला कॉलम बनता है बेसिस ऑफ डिफरेंस। बेसिस ऑफ डिफरेंस। अभी तीन कॉलम में हम बात करेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी वो यहीं से देख लेना, वैसे सारे कॉन्सेप्ट इसी क्लास में ही आने वाले हैं, राइट? हाँ, तो बोलो बिजनेस मतलब अभी अभी पढ़ाया मैंने आपको। फर्स्ट पॉइंट क्या है सर? मीनिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या है सर? मीनिंग। बिजनेस का मीनिंग अभी अभी बताया मैंने, बोलो। परचेज करोगे क्या? परचेज क्या करोगे बोलो? रॉ मटेरियल। फिर क्या करेंगे? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन स्टेज में जो गुड्स हैं वो क्या है? अरे आधे अधूरे कच्चा कच्चा माल, आधे अधूरे बने हुए चेयर, आधे अधूरे बने हुए गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। फिर सेल क्या करते हैं बच्चों? फिनिश गुड्स। सेल क्या करते हैं? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स सेल करते हैं। ये सब काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? मार्केटिंग। ये सब काम करने के लिए मार्केटिंग, और ये सब काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। बोले बिजनेस का मतलब हुआ, दिस इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। कोई डाउट? प्रोफेशन सर, एक्सपर्ट सर्विसेज, याद है अभी? सर्विसेज कैसी होती हैं? अरे देश में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का एक्सपर्ट कौन है? सीए। टैक्स का एक्सपर्ट सीए, फाइनेंस का एक्सपर्ट सीए। तो सर सीए काफी चीजों का एक्सपर्ट है, राइट? डॉक्टर सिर्फ मेडिकल साइंसेस का एक्सपर्ट है। क्या सीए ऑपरेशन कर सकता है, सर्जरी कर सकता है? नहीं। क्या डॉक्टर सीए का रिटर्न जैसे वो भरता है वो भर सकते हैं? नहीं। तो याद रखना एक्सपर्ट सर्विसेज होंगी, पर एक्सपर्ट सर्विसेज एक स्पेसिफिक किधर होंगी? स्पेसिफिक फील्ड में होंगी सारी सर्विसेज।
ये सारी सर्विसेज सर एक स्पेसिफिक फील्ड में ही होती हैं। कोई डाउट? एम्प्लॉयमेंट, वन पर्सन वर्क्स फॉर अनदर और बदले में क्या लेता है? बदले में वो लेता है सर सैलरी और रेम्युनरेशन। यहाँ तक क्लास थी। अब समझना आगे के पॉइंट्स थोड़े और अच्छे इंपॉर्टेंट है। तो अब समझना अगला पॉइंट में हम पढ़ते हैं रिटर्न। क्या पढ़ते हैं? आपके रेगुलर नोट्स में और इसमें एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई बात नहीं, मुझे जैसे जैसे ध्यान आते आते मैं बताता तो राइट। बिजनेस में बोलो रिटर्न में क्या मिलता है? प्रॉफिट। बिजनेस में रिटर्न में क्या मिलता है सर? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस, ये तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा। अकाउंट्स में तुम अभी इसको बोलते हो सेलिंग प्राइस को रेवेन्यू, क्या बोलते हैं सर? और कॉस्ट प्राइस को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? कुल मिला के जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉस्ट, आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा सर? प्रॉफिट। कोई डाउट? बोलो। बिजनेस का रिटर्न प्रॉफिट समझ में आया सबको? दूसरी बात, प्रोफेशन को, सीए को, डॉक्टर को, आप कह सकते हैं प्रोफेशनल्स को क्या मिलती है? फीस। लॉयर्स को, एडवोकेट्स को क्या मिलती है बदले में? फीस। हमेशा याद रखना सर्विस का कंसिडरेशन फीस होता है। सर्विसेज का कंसिडरेशन क्या होता है? फीस। और मुझे बदले में क्या मिलती है यहाँ पे? सैलरी। या तो सैलरी नहीं तो रेम्यूनरेशन, या तो सैलरी नहीं तो सैलरी। और रेम्यूनरेशन में डिफरेंस अभी सबको तो पता है। बेनिफिट सैलरी के अंदर जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? रेम्यूनरेशन। क्या मिल जाएगा बोलो? रेम्यूनरेशन। बोलो यहाँ तक में कोई डाउट किसी को? यहाँ तक में किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और अगले पार्ट में जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं। अगला पॉइंट है सर इन्वेस्टमेंट। अगला पॉइंट क्या है सर? अब सोच के बताओ, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, प्रोफेशन में ज्यादा होगा, या एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किधर होगा? बिजनेस में। क्यों? क्योंकि आप देखो छोटा सा बिजनेस लगाने के लिए आप पहले वहां दुकान लगाओ, दुकान की परमिशन लो नगर निगम में। वैसे तो 1000 रुपए में लाइसेंस बनता है, पर आप लोग जानते हो भारत मेरा देशमान, 1000 रुपए के लाइसेंस के लिए घूस देनी पड़ती है, राइट? कम से कम 5000 रुपए का आपका नगर निगम का लाइसेंस बनता है नॉर्मल सा, राइट? अब 5000 रुपए तो लाइसेंस, उसके अलावा लाइट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ का खर्चा, तो कुल मिलाकर के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होता है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बोलो से क्या होता है? सबसे ज्यादा। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसा है? हाईएस्ट है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसा है? हाईएस्ट। और वो भी अगर आपको कोई मान लो फैक्ट्री लगानी है तो मशीन का खर्चा, फिर मशीन की मेंटेनेंस करवाते जाओ, राइट? और अगर कभी मशीन खराब हो गई तो या तो रिपेयर होगी तो रिपेयर करा लो, नहीं तो नहीं लो, तो फिर खर्चा। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, प्रोफेशन में सिंपल सी बात है, अगर आप एक डॉक्टर हो, आप सीए हो, तो सिंपल घर में भी ऑफिस लगा सकते हो। बहुत सारे डॉक्टर्स अपने घर पे ही क्लिनिक लगे बैठे बाहर बरांडे में, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, राइट? उनको क्या चाहिए? स्टेथोस्कोप, जो खुद के पास होता ही है, राइट? एक टेबल चाहिए, चेयर चाहिए खुद के बैठने के लिए और पेशेंट के बैठने के लिए, हो गया क्लिनिक। और क्या? तो प्रोफेशन में याद रखना, प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट कैसा है? लिमिटेड। प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट कैसा है सर? लिमिटेड है। और सर एम्प्लॉयमेंट में सिंपल, काम पर आओ, काम करो, घर जाओ। सारे रिसोर्सेस ला करके देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एम्प्लॉयर की, जिसने आपको काम पे रखा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयर कौन? जो व्यक्ति काम पर रखता है, राइट? सो एम्प्लॉयमेंट में बोलो कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? एम्प्लॉयमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट? सर एम्प्लॉयमेंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 100%। कोई डाउट किसी को भी? ओके। इन्वेस्टमेंट के बाद हम अगला फैक्टर जो लेते हैं वो है रिस्क। इन्वेस्टमेंट के बाद जो हम लोग अगला फैक्टर लेते हैं वो कौन सा बच्चों? रिस्क। हमेशा याद रखना, जिधर लाइफ में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे ना उधर रिस्क भी क्या होगा? भाई आज बिजनेस लगाया मैंने, सेटअप 1 करोड़ रुपए का, लॉकडाउन हो गया तो अभी 1 करोड़ रुपए रिकवर करने करने में ही पसीने आ जाएंगे, कम से कम 10 साल लग जाएंगे, राइट? तो हमेशा याद रखना जिधर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा वहां हमेशा रिस्क भी क्या होगा? ज्यादा। जहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा वहां रिस्क भी
ज्यादा होगा। जहाँ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होगा वहां रिस्क भी क्या होगा? अरे भाई आप डॉक्टर हो, नहीं है पेशेंट तो क्या हो गया, कहीं नौकरी कर लो। नॉर्मल से डॉक्टर को कम से कम 25,000 50,000 रुपये महीना तो मिलेगा ना, राइट? सो इन्वेस्टमेंट भी क्या है? लिमिटेड। और अगर जॉब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी। यहाँ पर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर ये क्यों, जॉब चली जाए तो रिस्क तो है। तो क्या दुनिया के आखिरी जॉब कर रहे हो क्या आप? नहीं ना, और भी काम जीवन में मिलेंगे। वो लाइफ जब एक जॉब से आपको दूसरी जॉब में जाना पड़ता है तो क्या वो पिछली जॉब का लास्ट दिन होता है क्या? क्या तुम्हारी लाइफ का खत्म कर देते हो कुछ दिन? क्या फतेह सागर में जाके कूद जाओगे क्या अगर एक जॉब चली गई की तो? नहीं ना। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो रिस्क, सो एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो रिस्क। बोलो कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? यस नो? 100%। तो 4 पॉइंट यहाँ खत्म होने से कितने पॉइंट है टोटल? 9 पॉइंट है सर। सर हमारी बुक में तो 5 ही थे, हमको तो हमारे टीचर ने 6 ही पढ़ाए। जिसने जो भी पढ़ाए अधूरे पढ़ाए, आपको मेरे साथ ही पूरा सफर तय करना है। क्लियर? आगे देखेंगे। रिस्क समझ में आया? रिस्क के बाद हम लोग बात करते हैं सर, रिटर्न की बात हम कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट की बात हम कर चुके हैं। अगली बात हम करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगली बात हम किसकी करते हैं स्टूडेंट्स? क्वालिफिकेशन। अगली बात हम करते हैं सर क्वालिफिकेशन की। बोलो क्या बिजनेस करने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी है? अगर होता तो क्या रिलायंस कभी बनता? कहीं भी नहीं बनता, क्योंकि रिलायंस जिन्होंने बनाया था वो कौन थे? धीरू भाई अंबानी। क्या करते थे? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे वो, राइट? पर विजन इतना स्ट्रांग था कि आज मैं किसी के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा हूँ, एक दिन देखना दुनिया देखेगी मेरे खुद के क्या होंगे, पेट्रोल पंप। विजन, सोच बड़ी है, सोच बड़ी है। इसलिए धीरू भाई अंबानी जैसे इंसान भी क्या बना सकते हैं? रिलायंस, राइट? तो बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत, बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पर क्या बिना किसी को डॉक्टर, बिना किसी के, किसी ने एमबीबीएस नहीं किया, मैंने नहीं किया एमबीबीएस, तो क्या तुम मुझे डॉक्टर बोलोगे? नहीं। मैंने एलएलबी नहीं करी तो क्या मुझे एडवोकेट बोलोगे? तो प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन कैसी है? स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन है। मतलब जो पर्टिकुलर एक्ट में जो क्वालिफिकेशन लिखी है वो आपको अचीव करनी है। कुछ भी करके आपको सीए क्लियर करना भी पड़ेगा, तभी आपके नाम के आगे क्या लगेगा? सीए। कुछ भी करके आपको एमबीबीएस करनी ही पड़ेगी, तभी आपके नाम के आगे क्या लगेगा? डॉक्टर। आई बात समझे? तो इसको कहते हैं प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन कैसी है? स्ट्रिक्ट। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन कैसी बोलो? स्ट्रिक्ट। ओके सर, क्या नौकरी में क्वालिफिकेशन चाहिए? हाँ, कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए। तो सर ये लिखा कहाँ होता है? तो नौकरी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, हर जॉब का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है हर जॉब का? एक, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं बोलो? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। तो सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 10वीं पास तो 10th, 12वीं पास तो 12th, तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जैसा लिखा है उतनी कम से कम क्वालिफिकेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। क्लियर सर? तो एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन कैसी चाहिए? एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन कैसी चाहिए सर? एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलिए यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी तक हमने सर क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा सर मीनिंग, रिटर्न, इन्वेस्टमेंट, रिस्क और क्वालिफिकेशन। क्लियर सर? सर ये बुक तो टेबल हमारी बुक में भी दे रखी है, हम वहीं से पढ़ लेकर डायरेक्ट नहीं, हर बुक में अलग लैंग्वेज यूज है, राइट? पर आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलोगे तो देखो अभी तक कोई भी पॉइंट हमने रटा क्या? नहीं। और बिजनेस कोई रटने का पेपर है ही नहीं, कॉन्सेप्ट समझते जाओ, याद करते जाओ, और आपका सफर आसान है। ना सिर्फ 11th का जबकि 12th का भी, राइट? आगे बढ़े, बढ़े आगे। सर अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क का। किसका पॉइंट रहता है? नेचर ऑफ वर्क। और सर हम ये पॉइंट पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं बोलो? बिजनेस में क्या होता है? गुड्स एंड, अरे दोनों होते ना। बिजनेस में एक तो गुड्स होंगे, या तो मैं ये पेन बेचूंगा, या तो मैं क्या बेचूंगा? ये पेन बेचूंगा, नहीं तो क्या करूंगा? बैंकिंग का काम कर सकता हूँ, इंश्योरेंस का काम कर सकता हूँ, जिसको कहते हैं सर्विसेज। क्या कहते हैं? अरे कुछ नहीं, मान लो मेरे घर में बहुत बड़ा हॉल है, मान लो मेरे घर में बहुत बड़ा हॉल है और आपकी कंपनी है, आपके पास में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। मैंने कहा एक काम करो,
आपके जो भी गुड्स बनते हैं ना मेरे हॉल में रख दिया करो, और मुझे आप महीने का 10,000 रुपये रेंट दे देना। तो ये मेरे लिए बिजनेस है, ये मेरे लिए क्या है, बिजनेस है। इसको कहते हैं सर्विसेज का बिजनेस, और इसका नाम क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी। क्या नाम है, जिसको हम लोग आगे जाकर के कई चैप्टर में पढ़ेंगे, वेयर हाउस। क्या पढ़ेंगे, वेयर हाउस। कोई डाउट? अगली बात सर, प्रोफेशन में बोलो सिर्फ क्या होती है, सर्विसेज। मैंने आपको पहले ही बताया था, डॉक्टर से दवाई लेके आए तो घर जाके क्या बोलते हो, डॉक्टर को दिखा के आए कि दवाई लेके आए, डॉक्टर को दिखा के, बिकॉज दवाई इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, दवाई इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। और सर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में गुड्स भी हो सकते हैं और सर्विसेज भी हो सकती है। एज अ टीचर अगर आप कोई पढ़ा रहे हो, दैट इज सर्विस, दैट इज सर्विस। पर आप मेरे यहाँ मान लो वर्कर हो, मैंने कहा चलो आते सुबह आओगे, शाम तक 50 यूनिट बन जानी चाहिए, तो वो क्या हो गए, गुड्स, वो क्या हो गए। तो एम्प्लॉयमेंट में भी गुड्स और सर्विस दोनों हो सकती है, पर लिखा किधर होगा, कॉन्ट्रैक्ट में। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बोलो कि डाउट, यहां तक में कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके अगली बात आ जाती है सर, रिस्क हो चुका है, रिटर्न इज ऑल डन। ओके सो अगली बात आ जाती है सर यहाँ पर, कोड ऑफ कंडक्ट। क्या बात आती है सर, कोड ऑफ कंडक्ट। सर हर बिजनेसमैन के अपने लाइफ के खुद के रूल्स होते हैं। आपने सुनी होगी एक स्टेटमेंट सर, माय लाइफ माय बिजनेस माय रूल्स। मतलब कोई बिजनेसमैन सुबह उठ के 5 बजे शॉप खोलता है, कोई बिजनेसमैन सुबह 12 बजे जाता है, कोई बिजनेसमैन तो 7 में से 4 दिन जाता ही नहीं है। उसके जो एम्प्लॉयर्स है वही काम कर रहे हैं, वो सिर्फ 2-3 दिन जाता है चेकिंग के लिए, राइट। अरे क्या मुकेश अंबानी जी को इतना टाइम है कि हर रिलायंस के ऑफिस में चक्कर मारे हैं? पूरे जीवन भर भी मारेंगे तो भी एक भी सारी ब्रांचेस निपटने नहीं वाली, इतनी तो ब्रांचेस है, राइट। तो आप मान सकते हो बिजनेसमैन के खुद के रूल्स होते हैं, बिजनेसमैन के अपने खुद के रूल्स होते हैं। सो देयर इज कोई स्ट्रिक्ट कोड नहीं है, हर बिजनेसमैन के अपने खुद के रूल्स होते हैं। तो बिजनेस में कोई स्ट्रिक्ट कोड नहीं है, याद रखना, देयर इज नो स्ट्रिक्ट कोड। पर सर अगर आप लॉयर हो, क्या हो आप, लॉयर, और अगर आपने एडवोकेट्स एक्ट फॉलो नहीं करा, कौन सा एक्ट फॉलो नहीं करा, एडवोकेट्स एक्ट। अगर आप सीए हो, आपने सीए एक्ट फॉलो नहीं करा, तो आपको पता है आपकी डिग्री तक कैंसिल हो सकती है, आपकी डिग्री तक कैंसिल हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं हम लोग प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है, स्ट्रिक्ट कोड है। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है सर, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है, किसमें, प्रोफेशन में। और सर एम्प्लॉयमेंट में आप सुबह आते हो, हम देखते हो सुबह 8 साढ़े 8 आते हो, शाम को 6 बजे आते हो, दैट इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज रिटन इन द। तो एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा, बोलो सबका आंसर एक, एज पर कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा, एज पर कॉन्ट्रैक्ट। बोलो कोई डाउट, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, क्लियर हुई बात सबको? तो नेचर ऑफ वर्क से लेकर के इन्वेस्टमेंट, रिस्क, रिटर्न, क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट तक हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किसी को भी? ओके अगला पॉइंट आता है सर, सर कितने पॉइंट है, मैंने बोला 9 पॉइंट, 2 पॉइंट और अभी, ठीक है। अगला पॉइंट है सर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगला पॉइंट क्या है सर, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। सर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है, क्या मैं अपना बिजनेस, ध्यान से सुनना, क्या मैं अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या, यस। भाई मेरा बिजनेस है, मैं अपने रिलेटिव को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, या मैं अपनी वाइफ को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, आई कैन ट्रांसफर। तो बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है, बोलो ऐसा ना, बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है, पर याद रखना उसके लिए एक विल बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, विल, या कुछ डॉक्यूमेंट्स पे पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, वो ट्रांसफर करनी पड़ती है आपको उस पर्सन के नाम, जिसके बिहाफ पर आप अपना बिजनेस को ट्रांसफर करना चाहते हो। तो यस बिजनेस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, बिजनेस कैन बी ट्रांसफर्ड बट ओनली आफ्टर सम फॉर्मेलिटीज, ओनली आफ्टर सम फॉर्मेलिटी। जिस दिन फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, आपने विल बना ली, आपने लिख दिया कि मैं अपने पूरे होशाबाश में अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे को देता हूँ, तो जो बड़े बेटे को आपने सारी प्रॉपर्टी दी, अभी छोटे बेटा क्या करेगा, मंदिर में पूजा करेगा जीवन भर, क्योंकि छोटे बेटे को तो कुछ मिला नहीं, वो पुजारी बन जाएगा फिर, ठीक है। सो यू कैन ट्रांसफर योर बिजनेस, इज इट पॉसिबल?
Yes, only after execution of some documents. Only after execution of some documents. बोलिए कोई प्रॉब्लम? राइट, ओके। आगे देखेंगे, क्या आप अपनी डिग्री किसी को ट्रांसफर कर सकते हो? भाई आप डॉक्टर हो, कोई फ्रेंड आपको बहुत पसंद है मान लो, ठीक है, आप कहते हो चलो मैं तुम्हें डिग्री गिफ्ट करना चाहता हूँ, कर सकते हो? नहीं। तो प्रोफेशन में इट इज नॉट पॉसिबल, प्रोवाइडेड जब तक वो तुम्हारी फ्रेंड भी एमबीबीएस ना कर ले, राइट। सो आप अपनी डिग्री किसी को ट्रांसफर, और आप अपनी जॉब भी किसी को ट्रांसफर नहीं। भाई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किसने किया? मैंने और एम्प्लॉयर ने। तो या तो मैं काम करूंगा या मेरा एम्प्लॉयर मुझसे काम कराएगा। अब मैं मेरी जॉब भी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इवन द जॉब कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। क्लियर हुआ सबको? 100%। एक लास्ट पॉइंट सर रह जाता है हमारा, वो है कमेंसमेंट। सर बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है? बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है सर? जिसको हम कहते हैं कमेंसमेंट। बोलिए बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा? बड़े बड़े बिजनेस कैसे शुरू होते हैं? एक छोटे से आइडिया से। किससे स्टार्ट होते हैं? छोटे से, प्लस कुछ फॉर्मेलिटीज, प्लस कुछ फॉर्मेलिटीज। आइडिया प्लस फॉर्मेलिटीज। सर फॉर्मेलिटीज कैसे? मैंने आपको बोला ना, दुकान का लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइट का कनेक्शन लेना पड़ेगा, वाटर सप्लाई का बिल लेना, आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो आइडिया प्लस फॉर्मेलिटीज। पर अगर ये सब काम करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, क्या नहीं है, तो बिना पैसे के कोई बिजनेस स्टार्ट होता है क्या? बिना पैसे के कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। तो आइडिया प्लस फॉर्मेलिटीज प्लस फाइनेंस। प्रोफेशन कैसे स्टार्ट होता है? जिस दिन आपकी डिग्री आ जाए, क्या आ जाए आपकी, प्लस एक चीज और, प्रोफेशन में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है? प्रैक्टिस। जैसे कुछ डॉक्टर्स हॉस्पिटल ना जाके घर पे ही रहते सारा दिन, वो घर पे ही प्रैक्टिस करते हैं, वो कहीं सर्जरी नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस क्योंकि फिजिशियन है, 2-3 घंटे सुबह और 2-3 घंटे शाम को डॉक्टर्स घर पे ही देखते हैं। उनको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले रखा है उन्होंने। क्या लिखा है? ये लोग कहीं एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ये लोग कहीं जॉब नहीं करते, सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, अपने नाम की प्रैक्टिस। क्या करते हैं? प्रैक्टिस। तो सर कमेंसमेंट कैसे होगा? डिग्री प्लस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एम्प्लॉयमेंट में सर कमेंस कैसे होगा? जिस दिन आप साइन कर लो, क्या साइन कर लो? जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलो? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसे हम कहते हैं कमेंसमेंट। इस डेट से बिजनेस स्टार्ट हो चुका होता है। अब सर चलो, ये तो आपने सब थ्योरी पढ़ाई, कुछ हमें प्रैक्टिकल भी बताओ। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दो चीजें दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। एक तो है सर प्रैक्टिस, जो मैंने आपको बोला ना, हर प्रोफेशन में, बिजनेस, हर प्रोफेशन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं सीओपी। क्या है? सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एक मेंबर का सीओपी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर नाम लिखा है इंस्टीट्यूट का, सी इंस्टीट्यूट का नाम है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, नीचे मेंबर का नाम लिखा है, मेंबरशिप नंबर लिखा है, और अंत में प्रेसिडेंट के साइन और सिग्नेचर, राइट। ये वैलिड सर्टिफिकेट है, मतलब अभी ये प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होगा तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बिना सर्टिफिकेट के कोई डॉक्टर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अरे डॉक्टर को आईसीआई नहीं देगा सर्टिफिकेट, डॉक्टर को सर्टिफिकेट कौन देगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बिना आपका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता। जीवन में अगर सीए करोगे तो इसी सर्टिफिकेट के लिए तुम्हें कम से कम 4 साल मेहनत करनी है, राइट, सिर्फ इस एक डिग्री के लिए। इसके अलावा आप लोग देखो, जो मैंने आपको बोला कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी साइन होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जो है कुछ इस तरीके का दिखता है आपका। जैसे मैंने कुछ इसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कर रखा है। बेसिकली ऊपर दोनों पार्टीज का नाम होगा, राइट। दोनों पार्टीज के नाम के नीचे कैंडिडेट्स का बिजनेस क्या है, कोचिंग देना, सीए इंस्टीट्यूट, सीए की क्लासेस देना है, वो सारे काम नीचे लिखे हैं। सर्विसेज क्या होंगी, मतलब की बात तो यहाँ लिखी, पॉइंट नंबर डी में क्या लिखा है? कॉम्पेंसेशन। क्या लिखा है? अगर ये पॉइंट बैठ गया अगर, तो बस ऊपर तुम कुछ भी लिखो, ये सुनो। अगर कॉम्पेंसेशन ही सही नहीं मिली तो फिर ऊपर कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है? ये सुनो। तो कुछ सर्टिफिकेट ऑफ, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो कुछ इस तरीका का दिखता है। कोई डाउट किसी को भी? इसकी पूरी लैंग्वेज क्या, किसी को मुझे याद नहीं है, तुम्हें कैसे होगी? तो ये एक फॉर्मेट है, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखता है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तब तक एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट नहीं होगा, और जब तक ये वाला सीओपी नहीं होगा, कौन सा, तब तक आप एज अ सीए, एज अ डॉक्टर आप प्रैक्टिस
नहीं कर सकते। कोई डाउट? तो क्योंकि हम थ्योरी भी पढ़ते हैं और क्योंकि स्मार्ट क्लास है तो थोड़ा बहुत हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं जो कि स्कूल में पॉसिबल नहीं होते, राइट? कोई डाउट किसी को तो बोलो। इस टेबल में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सारे 9 के 9 पॉइंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के। बोलो कोई डाउट किसी को भी? ओके, तो सर इसी फ्लो में आगे बढ़ते हुए अब हम लेंगे, क्या लेंगे, एक और टॉपिक वी आर स्टार्टिंग विद टुडे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सर ओके सर, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट? आप लोग को अगर ये लगता है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना है तो आप गलत हो, तो आप 100% गलत हो, क्योंकि अभी मैं आपको प्रूव करूंगा कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अल्टीमेटली पहले दिन से तो पैसा आप कमाते भी नहीं हो, राइट? पहले दिन से आपका प्रॉफिट आता नहीं है। जो मैंने ऊपर यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी भाषा में लिखा कि बिजनेस का मतलब प्रॉफिट कमाना है, आपको पता है डे वन से कोई भी बिजनेस प्रॉफिट में आता नहीं है, क्योंकि तुमने जमीन ली, बिल्डिंग बनाई, प्लांट लगाया, क्या डे वन से पैसा कमाना शुरू? अभी तक तो जो लगा है वही नहीं निकला, तो डे वन से प्रॉफिट में कैसे आओगे? तो डे वन में तो बुक्स में क्या लिखता है सबकी? लॉस। डे वन पे तो सारी बुक्स में क्या दिखता है? लॉस। तो इसलिए अगला टॉपिक जो कि है हमारा, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स ये क्या है सर? समझना, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स ना, ओके, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, थ्री पार्ट्स, राइट? तो मैं आपको बता रहा था कि सर बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं इसको हम? सर अभी तो आपने पढ़ा है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉफिट। डे वन से प्रॉफिट आएगा नहीं, समझना बिजनेस चलता कैसे। डे वन कैटेगरी वन जो कि ऑब्जेक्टिव्स की है वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कौन से? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से सबसे पहले प्रॉफिट नहीं आता है। सबसे पहले जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो है सर्वाइवल। क्या है भाई? आप एक नई कंपनी हो, आप क्या हो? एक नई कंपनी, और आपके सामने एक ऐसी कंपनी खड़ी है, तगड़ी कंपनी, बिल्कुल पिछले 10 साल से वही बिजनेस कर रही है। भाई मैंने भी पेन बनाया, आपकी कंपनी ने भी पेन बनाया, पर आप पिछले 10 साल से बिजनेस में हो, तो मुझे बताओ डे वन पे जो नया कस्टमर होगा वो किधर जाएगा? जो पुरानी कंपनी वहीं जाएगा। तो डे वन पे कस्टमर मेरे पास तो आएगा नहीं। अब मान लो मैं ये पेन अगर बना रहा हूँ 100 रुपीज में, कितने रुपए में? 100 रुपीज में अगर मैं पेन बना रहा हूँ, तो डे वन पे याद रखना, आपको कॉम्पिटिटर कंपनी अगर ये पेन 100 रुपए में बना के 200 रुपए में बेचती है, तो आप इस पेन को 200 रुपए में नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुम भी 200 में बेचने लगे, कॉम्पिटिटर कंपनी की मार्केट में ऑलरेडी गुडविल है, कॉम्पिटिटर कंपनी के ऑलरेडी मार्केट पर रेपुटेशन है, तो लोग तो वहीं जाएंगे। तो हम फर्स्ट डे पे क्या करते हैं, अगर पेन बनाने की कॉस्ट आ रही है 100, तो हम डे वन पे या तो इसको, कॉम्पिटिटर कंपनी बेची 200 में, तो हम इसको कितने में बेचना शुरू करेंगे? 150। कितने में बेचना शुरू करेंगे? तो सर फिर क्या हम 50 रुपए का लॉस? अरे 50 रुपए का लॉस नहीं है, तुम्हारी कॉस्ट तो 100 ही आई ना। तो सर फिर 50 रुपए का प्रॉफिट आया, तो इसको आप सर्वाइवल को फिर प्रॉफिट ही लिख देते ना। इसको सर्वाइवल क्यों लिखा? इसको सर्वाइवल इसलिए लिखा क्योंकि अभी इसकी स्टेज में मेरे खर्चे ज्यादा हैं और सेल्स कम है, तो कुल मिला के मेरी बुक्स में क्या चल रहा है? लॉस। कुल मिलाकर के मेरी बुक्स में क्या चल रहा है? बोलो, लॉस। तो सर हम ये लॉस कब तक झेलें? तो इसका सीधा सा जवाब होता है कम से कम 6 मंथ्स। कितने महीने? 6 महीने तक। तो सर फिर इस स्टेज में हम कुछ कमाएंगे नहीं, क्या आप कमाओगे तो सही, पर सिर्फ आपके खर्चे मेंटेन होंगे। सिर्फ क्या मेंटेन होंगे? आपके खर्चे, जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब इधर तुम्हारे खर्चे और तुम्हारी सेल्स बराबर है, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट 0 है। तुम्हारा प्रॉफिट क्या है? कुल मिलाकर के यहाँ पर तुम्हारी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट ही बराबर है, राइट? तो सबसे पहला स्टेज होती है सर्वाइवल। सर्वाइवल को हम लोग मार्केट स्टैंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। सर्वाइवल को हम लोग और क्या बोलते हैं? मार्केट स्टैंडिंग। मतलब कि इस स्टेज में तुम तुम्हारे कॉम्पिटिटर के सामने सिर्फ खड़े हो, तुम तुम्हारे कॉम्पिटिटर के सामने सिर्फ खड़े हो। अभी लोग तुम्हें जानने लगे और लोगों ने पहचान लिया
कि यही पेन कंप्यूटर कंपनी 200 में दे रही है और ये बंदा 150 में दे रहा है, मतलब सेम क्वालिटी, तो अभी तुम्हारा कस्टमर बढ़ने लगेगा। तुम्हारा कस्टमर क्या होगा? अब जब कस्टमर बढ़ने लगेगा तो अब मैं ये 200 का पेन 150 में नहीं बेचूंगा, मतलब 100 में बना के 150 में नहीं बेचूंगा। अब मैं क्या कमाना शुरू करूंगा? प्रॉफिट। अभी भी कंप्यूटर कंपनी तो 200 में बेच रही है, अब तुम इस पेन को कितने में बेचो? 180 में बेच दो, 180 में बेच दो, तो अभी तुम्हारा प्रॉफिट होने लगेगा। अब तुम्हारा क्या होने लगेगा? तो याद रखना इकोनॉमिक एक्टिविटी में सेकंड स्टेज होती है प्रॉफिट की। सबसे पहले तो आपको क्या इंश्योर करना होता है? सर्वाइवल। सबसे पहले आपको क्या इंश्योर करना होता है? सर्वाइवल। और फिर कहीं जाके साल भर बाद, 6 महीने बाद आप कहीं क्या कमाते हो? प्रॉफिट, जिसका खैर सिंपल सा फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। कोई डाउट? और फिर थर्ड स्टेज में आकर के अब मैं अपने कस्टमर को क्या बोलूंगा? नाउ द प्राइस इज नॉट 180, नाउ इट इज 200। मतलब अब तुम और कंप्यूटर बराबर हो। अब तुम और कंप्यूटर क्या हो? मतलब कि अब मैं अपने बिजनेस को क्या करूंगा? एक्सपांड। अभी एक ही दुकान थी, एक दुकान और लगाऊंगा, एक ही दुकान थी, अब मैं क्या करूंगा? एक दुकान और लगाऊंगा। इसको कहते हैं एक्सपांशन। क्या कहते हैं भाई? पहले आपका एक ही ऑफिस था, अभी आपके 2 ऑफिस हो गए, इसको कहते हैं एक्सपांशन। क्या कहते हैं? और एक्सपांशन के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और काम करता है, ग्रोथ। क्या काम करता है? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है प्रॉफिट्स का बढ़ना और कॉस्ट का कम होना। जब आपके प्रॉफिट्स बढ़ने लगे और आपकी कॉस्ट कम होने लगे, इसको कहते हैं ग्रोथ। क्या कहते हैं बोलो? ग्रोथ। तो बोलो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव समझ में आए। दूसरी कैटेगरी के जो 2 ऑब्जेक्टिव हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बोलो कोई डाउट? क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे।